नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के द्वारा 2019 में जो सेट का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों यह हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर है। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे स्पष्टीकरण और व्याख्या के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों हम अपने चैनल पे हिंदी विषय से सेट और नेट की तैयारी करवाते हैं, तो आप सेट और नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें उपसर्ग जोड़कर बना हुआ शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि ला इलाज। दोस्तों उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे जुड़ता है, जैसे कि इलाज शब्द में ला उपसर्ग जोड़ के बना है ला इलाज। अगर दोस्तों हम बाकी ऑप्शन देखें तो इसमें ये सभी ऑप्शन गलत हैं। जैसे कि ना उपसर्ग पकड़े हम तो बचेगा रकीय कोई शब्द नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। उसी प्रकार सामाजिक में सा और माजिक ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यह भी जो है वह गलत है। उसी प्रकार समता में भी देखें तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही है, क्योंकि शब्द है इलाज शब्द में ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इससे शब्द बना ला इलाज। जैसे कि एक और शब्द उदाहरण देख सकते हैं हम, ला जवाब। तो ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है जवाब में, तो ला जवाब। तो यह है उपसर्ग। दोस्तों जो उपसर्ग के बाद एक आता है प्रत्यय जो होता है वह शब्द के अंत में जुड़ता है, जैसे कि समता तो समानता। तो समानता में जो ता है वह प्रत्यय है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने दुनिया में पाई नहीं, किसका कथन है? तो यह कथन है विनोबा भावे का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, तो 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि कितनी भाषाएं हैं, राजभाषाएं हैं। तो संविधान में मान्यता 22 भाषाओं को दिया गया है। तो प्रश्न आते हैं कि राजभाषाएं कितने हैं? तो 22 है। तो इसका अनुच्छेद है, जो राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है, तो वह 343 से लेकर 351 रखा गया है। और भारतीय संविधान के भाग जो है वो 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4, देवरिया बलिया गोरखपुर कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो जो भोजपुरी है वह देवरिया बलिया गोरखपुर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, नई कविता का आत्म संघर्ष के लेखक कौन है? तो नई कविता का आत्म संघर्ष इसके लेखक है मुक्तिबोध। ऑप्शन सी सही है। नई कविता का आत्म संघर्ष यह मुक्तिबोध की आलोचना ग्रंथ है। इसका प्रकाशन हुआ था
1964 में। तो आपको यह प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है कि नई कविता का आत्म संघर्ष जो है वह 1964 में प्रकाशित हुआ था और यह आलोचना है और यह है मुक्ति बोध की रचना है। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पहले आता है काव्यादर्श, फिर काव्यालंकार सार संग्रह और फिर अलंकार सर्वस्व। काव्यादर्श का प्रकाशन वर्ष लिखा गया है यह 7वीं शताब्दी में। जो काव्यालंकार सार संग्रह है इसका समय है 8वीं शताब्दी। अलंकार सर्वस्व इसका समय है 12वीं शताब्दी। काव्यादर्श जो है यह दंडी की रचना है, आचार्य दंडी, इसका समय है 7वीं शताब्दी। काव्यालंकार सार संग्रह यह उद्भट की रचना है, तो उद्भट की रचना है, इसका समय है 8वीं शताब्दी। और अलंकार सर्वस्व यह रुय्यक की रचना है और इसका समय है 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न आप देखते हैं, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ। तो वाक्य रसात्मक काव्यम यह विश्वनाथ की रचना है, माफ कीजिए विश्वनाथ की उक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आईए रिचर्स की है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है यह साइंस एंड पोएट्री यह आईए रिचर्स की रचना है। दी लॉज यह प्लेटो की रचना है। पेरियुप्सस यह लोंजाइनस की रचना है और दी सेकेंड वुड यह टी.एस. इलियट की रचना है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर च, छ, ज व्यंजन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो च, छ, ज यह जो है यह तालव्य व्यंजन है। दोस्तों, हमारे मुंह के ऊपरी हिस्से में, जीभ के ऊपरी हिस्से में जो कोमल भाग होता है उसे कहते हैं तालव्य, और वस्य कहते हैं जिसे मसूड़े को वस्य कहते हैं। और दंतोष्ठ्य व्यंजन वो होते हैं जिसका उच्चारण करने में दांत और होठ आपस में टकराए उसे कहते हैं दंतोष्ठ्य व्यंजन। और दंत व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में दांत टकराते हैं जीभ से। जब दांत जीभ से टकराएं तो वे ध्वनियां दंतीय व्यंजन कहलाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कवि प्रतिभा प्रौढ़िरेव प्राधान्य नावतिष्ठ्यते किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह कुंतक का कथन है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने संप्रेषण को कला का तात्विक धर्म माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईए रिचर्स। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो संप्रेषण सिद्धांत है इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह आईए रिचर्स माने जाते हैं। इसलिए संप्रेषण को कला का तात्विक धर्म मानने वाले भी आईए रिचर्स हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा के दो भेद भावित्री प्रतिभा और कार्यत्री प्रतिभा किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राजशेखर ने। दोस्तों, जो कार्यत्री प्रतिभा होती है यह कवि के भीतर होती है
कवि के अंदर कारित्री प्रतिभा होती है जिसके बल पर वह अच्छा काव्य लिख पाता है। तो जो भावित्री प्रतिभा है वह पाठक सहृदय के पास होता है जिसके कारण वह उस काव्य का आस्वादन कर पाता है। तो इसलिए राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, एक भावित्री प्रतिभा और दूसरा कार्यत्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा कवि के अंदर होता है और भावित्री प्रतिभा पाठक सहृदय के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद के प्रमुख आलोचक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है वह छायावाद के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं। टी.एस. इलियट इनमें से किस वाद के समर्थक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिजात्यवाद। तो टी.एस. इलियट जो है वह अभिजात्यवाद के समर्थक माने जाते हैं। इनके सिद्धांत का नाम था परंपरा का सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सुख दुखात्मक को रस किसकी मान्यता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र गुणचंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदी जाति का साहित्य आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। हिंदी जाति का साहित्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1986। इसके लेखक है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रचस्यते, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि आचार्य दंडी। भरत सूत्र की व्याख्या में किसने पहली बार साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भट्टनायक। तो भट्टनायक ने भरत मुनि का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, तो इस सूत्र की व्याख्या करते हुए उन्होंने साधारणीकरण शब्द का प्रयोग किया है और साधारणीकरण सिद्धांत की भी स्थापना भट्टनायक ने की है। कवि के विचार जब पाठक तक उसी रूप में पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं साधारणीकरण, यानी कि कवि जो कुछ भी कहना चाहता है वह बात, वह विचार उसी रूप में पाठक जब अपना लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है, तो उसे ही कहते हैं साधारणीकरण। यानी कि कवि के विचार विशिष्ट से सामान्य हो जाते हैं उस समय जब कवि के विचार पाठक तक पहुंचते हैं, तो उसे ही साधारणीकरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ किस आचार्य का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वामन। तो वामन जो कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो उनके ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। भामह जो है यह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। कुंतक जो है ये वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। जो उद्भट है यह भी अलंकार संप्रदाय से संबंधित है और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सार संग्रह। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, कल्पना को सृजनात्मकता के मूल में किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
ए यानी कि यस टी कालरीज। तो कालरीज के सिद्धांत का नाम है कल्पना सिद्धांत। तो कालरीज ने कल्पना को सृजनात्मकता के मूल में माना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से संबद्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि धनंजय अलंकार संप्रदाय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो यह एक काव्य पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यही अति ख्वारी। तो यह किसकी पंक्ति है? तो पूछा गया कि किसकी काव्य पंक्ति है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यही अति ख्वारी, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, दुल्हीन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यह कबीर की काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में, पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नागार्जुन। तो नागार्जुन इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। तो आजादी के बाद जो लोगों का मोह भंग हुआ, तो जो लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ उम्मीदें कुछ सपने देखे थे वह पूरे नहीं हुए, तो उसी के विरोध में नागार्जुन ने यह पंक्ति लिखी थी कि कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य संग्रह अनामिका का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि नगाड़े की तरह बजते शब्द, यह अनामिका में संकलित नहीं है। बाकी तीनों खुरदरी हथेलियां, शीतल स्पर्श एक धूप हो, गलत पत्ते की चिट्ठी, यह तीनों अनामिका में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, वंचना है चांदनी शीत, झूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार, पंक्तियां किस काल से जुड़ी है? छायावादी, प्रयोगवादी, नई कविता, अकविता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि नई कविता। अगला प्रश्न है, तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो की यह पहेली है, तरवर से एक तिरिया उतरी उसने बहुत रिझाया। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में प्रकाशित सरस्वती की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, यानी कि गद्य तथा पद्य में खड़ी बोली के प्रयोग का आग्रह। तो आप लोग जानते होंगे कि भारतेंदु युग तक जो काव्य की भाषा थी वह ब्रज भाषा थी, परंतु द्विवेदी युग में आकर गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया। उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक बनाए गए थे 1903 में, और 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला था। तो जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तो उन्होंने कवियों को ऐसा परामर्श दिया कि आप लोग काव्य और गद्य दोनों ही खड़ी बोली हिंदी में लिखिए, जिसके परिणाम स्वरूप कवियों ने काव्य और गद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचनाएं और गद्य रचनाएं हुई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, श्रृंखला की कड़ियां का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1942। श्रृंखला की कड़ियां यह महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों का सही कालानुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय। दोस्तों, परंतु अगर कालक्रम से देखें तो यह चारों ऑप्शन ही गलत है। जैसे कि हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 1924 में, विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ था 1926 में, विवेकी राय का जन्म हुआ है 1924 में, और कुबेरनाथ राय का जन्म हुआ था 1933 में। तो इस प्रकार देखें तो सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए था हरिशंकर परसाई 1924, फिर विवेकी राय 1924, फिर विद्यानिवास मिश्र 1926 और कुबेरनाथ राय 1933। परंतु इस तरह से ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, परंतु गुजरात के द्वारा जो ऑप्शन डी है उसे सही किया गया था। हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक की जीवनी समय साम्यवादी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि राहुल का। तो राहुल सांस्कृत्यायन का जो जीवनी है समय साम्यवादी है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष है। तो यह अरे यायावर रहेगा याद यह अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अरे यायावर रहेगा याद, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1953, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न है, कविता क्या है चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि चिंतामणि भाग 1। यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है, निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही कालानुक्रम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कदम की फूली डाल मैंने सिल पहुंचाई अंगद की नियति। कदम की फूली डाल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। मैंने सिल पहुंचाई, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। और अंगद की नियति, इसका प्रकाशन वर्ष है 1984। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से पर्ण मुकुट किसका निबंध संग्रह है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कुबेरनाथ राय। पर्ण मुकुट का प्रकाशन वर्ष है 1978।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, मलयज की डायरी के संपादक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी कि नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति रिपोर्टाज की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जुलूस रुका है। यह जो है वह रिपोर्टाज विधा में आता है। जुलूस रुका है यह 1977 में प्रकाशित हुआ था और यह रचना है विवेकी राय का। तो यह रिपोर्टाज विधा में आता है। जुलूस रुका है 1977 में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक है विवेकी राय। अगला प्रश्न है, उत्तर योगी श्री अरविंद किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जीवनी। उत्तर योगी श्री अरविंद इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह ने यह लिखी है जो कि अरविंद की जीवनी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1972। अगला प्रश्न है, मुर्दहिया का प्रथम प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1910। यह डॉक्टर तुलसी राम की रचना है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन वर्ष है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1956। संस्कृति के 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, बंध नाही औ कंध न कोई, बात न आओ कहो का रोई, किसकी उक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जायसी। अगला प्रश्न है, मांगी कै खैबो, मसीत को सोईबो, लेबै को एक न देबै को दो, पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कवितावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, एक कहानी यह भी, मुर्दहिया आप हुदरी। क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी यह मनु भंडारी की रचना है। मुर्दहिया यह डॉक्टर तुलसी राम की रचना है। आप हुदरी यह रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा की किस गद्य रचना में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि स्मृति की रेखाएं में यह ठकुरी बाबा संकलित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञ। अगला प्रश्न है, पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पल्लव। जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास किस वर्ग में आता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी तिलस्मी व एआरी उपन्यास। अगला प्रश्न है,
मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। ये गीत किस लेखक की उक्ति है? तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर गीत नहीं होना चाहिए। तो यह जो कथन है यह प्रेमचंद का है। तो यह प्रेमचंद की काव्य की, माफ कीजिए, उपन्यास की परिभाषा है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। अगला जो प्रश्न है, असाध्य वीणा में केश कंबली वीणा को क्यों कर साध्य कर पाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि वह वीणा तथा निर्माण परिवेश में विनम्रता से एकाकार हो गया था। तो यह जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वह सही है। अगला प्रश्न है, मृणाल किस उपन्यास के मुख्य पात्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि त्यागपत्र। त्यागपत्र यह जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। इसका जो मुख्य नायिका है इसकी, वह मृणाल है। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि यह रहीम, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। जायसी आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद ने नहीं लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मधुआ जो है यह प्रेमचंद की कहानी नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद की कहानी है मधुआ। तो ईदगाह, बड़े घर की बेटी और बलिदान, यह तीनों प्रेमचंद की कहानी है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं के विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पहले आता है निर्मला, फिर गोदान, त्यागपत्र, दो बहनें। निर्मला जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1927, गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936 और त्यागपत्र, निर्मला और गोदान जो है वह प्रेमचंद की उपन्यास है। त्यागपत्र यह जैनेन्द्र का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 और दो बहनें यह प्रेमचंद की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष अभी ज्ञात नहीं है। दोस्तों, आज हम यहीं पर विराम लेंगे। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्न क्रमांक 56 से। दोस्तों, जो अगला वीडियो बनाएंगे उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर आप क्लिक करके अगला जो भाग है 56 से प्रश्न क्रमांक 100 तक वो देख सकते हो। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेट और सेट की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।